कैसे हो स्टूडेंट, बहुत बहुत वेलकम है आप लोगों का। देखिए कि राजस्थान के जो ओपन बोर्ड के एग्ज़ाम हैं, ठीक है, उसमें एक चैप्टर 5 है, ठीक है, प्राथमिक क्रिया, ये हम लोग आज कर रहे हैं। तो जितने भी स्टूडेंट हैं सभी लोग क्या है ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, देखो प्राथमिक क्रिया किसे कहते हैं। पहली भाई आप समझ ले, प्राथमिक क्रिया कितने प्रकार, प्राथमिक क्रिया, ठीक है, दूसरा है द्वितीय क्रिया, तीसरा है तृतीय क्रिया, और एक चतुर्थ का भी होता है जिसको बोलते हैं चतुर्थ क्रिया। ये सारे के सारे हम इस चैप्टर में जानने की कोशिश करेंगे। देखो, मछली पकड़ने एवं कृषि करने के कार्य क्रमशः तटीय क्षेत्रों तथा मैदानी भागों के निवासी ही क्यों करते हैं, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, वे कौन कौन से भौतिक एवं सामाजिक कारक हैं जो विभिन्न प्रदेशों में प्राथमिक क्रियाओं के प्रकारों का निर्धारण करते हैं। ये क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, मछली पकड़ना, ठीक है, कौन सा कार्य, प्राथमिक कार्य, सिंपल सी बात है। ठीक है, क्योंकि इससे पहले कोई कार्य नहीं होता। ध्यान से समझना, इसको मैंने लिखा है, मछली पकड़ने का कार्य तटीय क्षेत्र के निवासियों द्वारा इसलिए किया जाता है क्योंकि इन क्षेत्रों के समीपवर्ती सागरीय भागों में मछलियों की पर्याप्त उपलब्धता रहती है, ठीक है, और अच्छी खासी रेट में बिक भी जाते हैं, जिस कारण यहाँ के निवासी प्रमुख रूप से मछली पकड़ने का कार्यों में संलग्न रहते हैं। संलग्न का मतलब होता है काम हिलने में लगे रहना। मैदानी भागों में पर्याप्त समतल कृषि भूमि की उपलब्धता मिलती है, इसी कारण यहाँ के निवासी अपने जीवन यापन के लिए कृषि का व्यवसाय करते हैं। सिंपल सी बात है। अब देखो, इसमें मैंने क्या बनाया है, प्राथमिक क्रियाओं को निर्धारित करने वाले भौतिक कार्य कौन कौन से होते हैं। भूमि, जल, उच्चावच जलवायु, भवन निर्माण सामग्री, भूगर्भ में खनिजों की उपलब्धता, ऐसे भौतिक कारण हैं जो प्राथमिक क्रियाओं का निर्धारण करते हैं। सीधी सी बात है, अगर कोई जंगल के आसपास रहता है तो वो लकड़ी का घर बनाएगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। और अगर कोई पहाड़ी क्षेत्र में रहता है तो पत्थरों का घर बनाएगा ना। तो वही चीज यहाँ पर आती है। प्राथमिक क्रियाओं को निर्धारण करने वाले सामाजिक कार्य कौन कौन से हैं, देखो, ठीक है, प्राथमिक कार्य को निर्धारण करने वाले सामाजिक, भौतिक कार्य तो बता दिया आप लोगों को। अब सामाजिक कार्य कौन कौन से होते हैं, तकनीकी विकास का स्तर, साक्षरता, सामाजिक रीति रिवाज व परंपराएं, जातीय संरचना प्राथमिक क्रियाओं का निर्धारण करने वाले प्रमुख सामाजिक कारक है। ठीक है बच्चों, तो ये आपको भौतिक कारक और सामाजिक कारक मैंने दोनों आपको समझा दिए। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखेंगे, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि में प्रति एकड़ उत्पादन कम, प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है, ऐसा क्यों। देखो, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि में प्रति एकड़ उत्पादन पर कम होता है, ठीक है, प्रति एकड़ पर, और प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है, ऐसा क्यों। ये देखो भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, इसमें थोड़ा सा आंसर है, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के क्षेत्रों में जनसंख्या कम मिलती है किंतु क्षेत्रफल बहुत मिलता है, इसी कारण प्रति एकड़ उत्पादन के कम होते हुए भी प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है। ठीक है, इस चीज को आप लोग देखेंगे। प्रश्न देखो, जो ऑब्जेक्टिव थे, निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से एक उत्तर देना है। निम्न में कौन सा रोपण फसल नहीं है, रोपने वाली फसल, कॉफी, गन्ना, गेहूं, रबड़। देखो, गेहूं को रोपा नहीं जाता, ठीक है, गेहूं बो दिए जाते हैं और सीधे सीधे फसल तैयार हो जाती है। जैसे खेत है, इसमें आपने गेहूं के दाने डाले और धीरे धीरे फसल तैयार हो गई। ठीक है, कॉफी को हम क्या है, कॉफी की जो पौधा होता है उसको काट करके लगाते हैं, कॉफी की रोपण होता है। ठीक है, रबड़ का भी रोपण होता है इसी तरह से। क्वेश्चन नंबर हमारा देखें, निम्न देशों में किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया। सहकारी कृषि, देखो, रूस, डेनमार्क, भारत, नीदरलैंड या डेनमार्क। देखो दोस्तों, इसका उत्तर डेनमार्क है। डेनमार्क में दूध सबसे ज्यादा होता है, दोस्तों ध्यान रखना। फूलों की कृषि क्या कहलाती है, ट्रंक फार्मिंग, कारखाना कृषि, मिश्रित पुष्प कृषि या पुष्पोत्पादन। पुष्पों का उत्पादन ही फूलों की कृषि कहलाती है। अगला हमारे पास है, निम्न में से कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूह द्वारा किया गया है। कोल खोज, ठीक है दोस्तों, अंगूरोत्पादन, मिश्रित कृषि, रोपण कृषि। दोस्तों ये है हमारा रोपण कृषि। चलिए, क्वेश्चन नंबर अगला हमारे पास है, निम्न प्रदेशों में किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती। अमेरिका एवं कनाडा के पेरी क्षेत्र में,
अर्जेंटीना के पंपा क्षेत्र में, यूरोपीय स्टेपी क्षेत्र में, या अमेजन बेसिन? दोस्तों ये अमेजन बेसिन है इसका आंसर, तो ये आप लोग तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है? बाजारीय सब्जी कृषि, भूमध्य कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि? दोस्तों ये भूमध्य सागरीय कृषि होता है और बाकी को आप छोड़ो। ये भूमध्य सागरीय कृषि में खट्टे रसों वाले यानी साइट्रिक एसिड जहां से मिलता है उसकी कृषि ज्यादा की जाती है। निम्न कृषि के प्रकारों में कौन सा प्रकार कर्तन दहन कृषि का प्रकार है? विस्तृत जीवन निर्वाह कृषि, आदिकालीन निर्वाह कृषि, विस्तृत कृषि, वाणिज्यिक अनाज कृषि, या मिश्रित? तो दोस्तों आदिकालीन निर्वाह कृषि इसका आंसर होगा। क्वेश्चन हमारा देखें, निम्न में कौन सी एकल कृषि नहीं है? ठीक है, डेयरी कृषि, मिश्रित कृषि, रोपण कृषि, या वाणिज्य अनाज कृषि? दोस्तों ये मिश्रित कृषि इसका उदाहरण है, इसका आंसर है। अब देखिए 30 शब्दों में हमने यहाँ पर बना करके लिखना है। अब ये देखिए कैसे कितना इंपॉर्टेंट है। तो स्थानांतरण कृषि का भविष्य अच्छा नहीं है। देखो स्थानांतरण कृषि का मतलब क्या है, तुमने देखा होगा गुज्जर, जैसे किसी जंगल के अंदर गुज्जर रहते हैं, वो कुछ समय के लिए होते हैं यहाँ, फिर दूसरी जगह चले जाते हैं, फिर वहां जंगल खराब कर देते हैं, फिर तीसरी जगह चले जाते हैं, फिर वहां जंगल खराब कर देते हैं। तो ये स्थानांतरण कृषि यानी जगह बदल करके। स्थानांतरण कृषि का भविष्य इसलिए अच्छा नहीं है क्योंकि इस प्रकार की कृषि की प्रक्रिया में वनों को जलाकर कृषि भूमि तैयार करने का कारण वन भूमि में कमी, जैव विविधता में कमी, मृदा अपरदन का मतलब होता है बेटा मिट्टी का कटाव में वृद्धि, वर्षा में कमी तथा ताप वृद्धि के साथ साथ पर्यावरण अवनमन जैसे समस्या उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है, इसलिए जरूरी नहीं है कि वो अच्छा नहीं होता। बाजारी सब्जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजारी सब्जी कृषि नगरीय क्षेत्रों के समीप ही क्यों की जाती है? उत्तर बताएंगे। देखिए, नगरीय क्षेत्र अत्यधिक जनसंख्या का केंद्र होने के कारण आवासों की बहुलता को प्रदर्शित करते हैं। इन क्षेत्रों के निवासियों हेतु आवश्यक सब्जियां समीपवर्ती भागों में ही उत्पादित की जाती हैं। ठीक है, ताकि वो क्या है वो अधिक दूरी से ना लाया जाए। अच्छा, ज्यादा दूर से लाएगी तो भाई क्या है ज्यादा महंगा भी होगा, ताकि उन्हें अधिक दूरी से ना लाना पड़े। और जो देखो जब दूर से लाएंगे तो दो चीजें तीन चीजें हमारे, एक तो वाहन यानी किराया खराब होगा, दूसरा समय खराब होगा, तीसरा सब फसलें खराब हो जाती हैं। ठीक है, यानी सब्जियां खराब हो जाती हैं। ठीक है, उन्हें खराब भी नहीं होना देना। अतः निवासित क्षेत्रों के समीपवर्ती भाग में सब्जी उत्पादन की दृष्टि से अनुकूल होते हैं, इसलिए सब्जियां नगरों के समीपवर्ती भागों में उत्पादित की जाती है। दोस्तों अब तो सड़कें बन गई हैं, जैसे कि आप लगभग 200 किलोमीटर के आसपास के एरिया को कवर कर सकते हैं आप। ठीक है, सड़कों का इतना जाल बिछ गया है। ठीक है, बड़े बड़े ट्रकों में लाते हैं। विस्तृत पैमाने पर डेयरी कृषि का विकास यातायात के साधनों एवं प्रशिक्षकों को विकास के बाद ही संभव हो सका है। दोस्तों आपने आइसक्रीम देखा, आइसक्रीम राजस्थान में बनती है। ठीक है, बहुत दूर दूर से आती है। ठीक है, तो अब देखो ट्रकों में रख के ला रही, रेफ्रिजरेटर वहां पर रखे हुए हैं, तो आप सोच सकते हो कि कितना फायदा है। विकसित यातायात के साधनों और प्रशिक्षकों का उपयोग से डेयरी उत्पादनों को अधिक समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, और उन्हें लंबी दूरियों तक भेजा जा सकता है, जिससे कि क्या है जो डेयरी कृषक है उनको क्या है धन की क्या होती है फायदा होता है। इतनी चीज आप लोग देखो। अब यहाँ पर एक प्रश्न है 150 शब्दों में हमने इसको उत्तर देना। चलवासी पशुचारण, ध्यान से समझना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। चलवासी पशुचारण और वाणिज्यिक पशुचारण पालने में अंतर देना है। चलवासी पशुचारण और वाणिज्यिक पशुधन पालन में अंतर देना है। देखो अब यहाँ पर हम लोग, मैंने कुछ उत्तर इस टाइप से बनाए हैं, आपके प्रकार देखेंगे। चलवासी पशुचारण और वाणिज्यिक पशुचारण, देखो यह एक प्राचीन जीवन निर्वाहक व्यवसाय है जो प्रमुख रूप से मानवीय श्रम प्रधान होता है। ठीक है, एक गांव में जाकर के पशु इकट्ठे करके रख देते हैं, जो आए वो उठा करके ले जा लेता है, खरीद लेते हैं। इसको बोलते हैं पीठ बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, वो अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम है। आपके यहाँ पर क्या नाम है ये मुझे बताइएगा। ठीक है, वाणिज्यिक पशुधन पालन वैज्ञानिक ढंग से किया जाने वाला एक आधुनिक व्यापारिक व्यवसाय है जो प्रमुख रूप से पूंजी प्रदान होता है। ठीक है, दोनों पूंजी प्रदान होते हैं दोस्तों, ध्यान रखना। दूसरे वाले में देखेंगे, यह उत्पादकों का अधिकांश भाग पशुपालक द्वारा अपने जीवन यापन के लिए उपयोग में लाया जाता है। अब इधर देखो, पशु उत्पादन का अधिकांश भाग वैज्ञानिक ढंग से संसाधित एवं डिब्बाबंद करके विश्व के बाजारों में निर्यात कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, जानवरों को मार करके डब्बा में बंद कर और बाहर भेज दिया। ठीक है, तीसरा चरण क्या है,
इस व्यवसाय में पशुपालक अपने पालित पशुओं तथा परिवार के साथ पानी व चारे की तलाश में निश्चित चारागाह क्षेत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान पर सदैव स्थानांतरित होते रहते हैं। अब यहाँ पर देखो, इस व्यवसाय में पशुपालक का व्यवस्थित कार्य स्थायी चारागाह फार्मों पर किया जाता है तथा इसमें पशुपालकों तथा पालित पशुओं का विकास किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित किया नहीं जाता। ठीक है, अगला देखो, इस व्यवसाय में एक साथ कई प्रकार के पशु पाले जाते हैं। इसमें एक विशिष्ट पशुओं को पाला जाता है, जैसे भैंसा हो गया, गाय होगी दोस्तों, ठीक है, बकरी होगी, इसमें एक ही होता है, अलग अलग मिक्स नहीं करते हैं। प्रकार, पशुओं का पालन परंपरागत विधियों के माध्यम से अव्यवस्थित ढंग से किया जाता है। इसमें देखो, पशुओं का पालन वैज्ञानिक आधार पर व्यवस्थित ढंग से किया जाता है। इधर पर आगे हमारा है प्रक्रिया, पशुओं के प्रजनन, किस्म सुधार, बीमारियों पर नियंत्रण तथा स्वास्थ्य पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। इधर पर दिया जाता है क्योंकि इनको क्या है, बिजनेस करना है। ठीक है, पशुओं के प्रजनन, किस्म सुधार, बीमारियों पर नियंत्रण व स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाता है। अब स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं हम दोस्तों। ठीक है, फिर इसके बाद ये चैप्टर आपका खत्म होने वाला है। यह व्यवसाय सहारा मरुस्थल, पश्चिमी एशिया के मरुस्थल, मंगोलिया, मध्य चीन, तिब्बत, यूरेशिया, एंडीज, टुंड्रा प्रदेश, दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका, मेडागास्कर द्वीप आदि पर प्रमुख रूप से किया जाता है। और यह ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, उरुग्वे, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत भी इसमें शामिल हो गए दोस्तों, ध्यान रखना। ठीक है, चीन भी इसमें शामिल है। अब देखिए, रोपण कृषि की मुख्य विशेषताएं बताइए। देखो, रोपण कृषि की बात है, फैक्ट्री उत्पादन से मिलती जुलती बड़े पैमाने की एकल फसली कृषि पद्धति जिसमें प्राय बड़ी संपदा, भारी पूंजी निवेश एवं फसलों को उगाने की आधुनिक एवं वैज्ञानिक तकनीक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब रोपण कृषि की जो प्रमुख विशेषताएं क्या हैं वो देख लें दोस्तों। इसमें कृषि का आकार बहुत विस्तृत होता है। पहला, इस कृषि के अंतर्गत अधिक पूंजी निवेश, उच्च प्रबंधन, उच्च तकनीक तथा वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। ये भी हमारा हो गया। इस कृषि के अंतर्गत केवल किसी एक ही फसल का उत्पादन किया जाता है। सस्ते श्रमिकों की पर्याप्त उपलब्धता वाले क्षेत्रों में इस प्रकार की कृषि की जाती है। ठीक है, यहाँ पर सस्ते कृषि आपके श्रमिक मिल जाते हैं। रोपण कृषि वाले क्षेत्रों में यातायात सुविधाएं विकसित अवस्था में मिलती हैं, जिसके द्वारा बागानों एवं बाजार की सुलभ संपर्क बना रहता है। ठीक है दोस्तों, ये आप लोग देखेंगे। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट है, विभिन्न देशों में उत्पादित की जाने वाली प्रमुख रोपण फसलें। विश्व के विभिन्न देशों में निम्नलिखित रोपण फसलें प्रमुख रूप से उत्पादित की जाती है। देखो, भारत और श्रीलंका में चाय है, मलेशिया में रबड़ है, भारत में भी रबड़ होती है दोस्तों, ध्यान रखना। ठीक है, पश्चिमी द्वीप समूह देश हैं जैसे गन्ना हो गया, केला हो गया। फिलीपींस में नारियल और गन्ना प्रमुख होता है। इंडोनेशिया में भी गन्ना होता है और ब्राजील में भी गन्ना और रबड़ होती है। ठीक है दोस्तों, तो एक छोटा सा चैप्टर आपका था, इस चैप्टर को हमने पूरा कर दिया। इसी टाइप से आपकी पूरी बुक्स हम लोग कंप्लीट कर देंगे और आपको लर्न करने में भी आसान होगा। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू सो मच। एक दो बार वीडियो को चलाओ आगे पीछे तो आपको सारे समस्या समाधान मिलता जाएगा। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करो बच्चों। ठीक है, थैंक यू सो मच बेटा।